हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे स्वस्थ थे, मस्त थे। आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे आपके साथ आपका जो होने वाला एग्जाम है एसएससी जीडी के लिए, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एसएससी का किसी भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, तो उस टॉपिक के लिए स्टैटिक जीके ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड हजारों क्वेश्चन बहुत साल तक आ चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन हर साल आते हैं। सो आज के इस वीडियो पर हम स्टैटिक जीके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इंक्लूड किया गया है इस वीडियो पर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ज्यादा बात ना करते हुए, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक मोटो है, देखो हम लोग आपको पढ़ा रहे, आप हमें कुछ दीजिए। मतलब सब्सक्राइब करके भी हमें बता सकते हैं कि हाँ हम लोग आपके साथ हैं। सो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि आप सीरियस है। सो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसका जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी कि किसके बर्थडे पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइए। 5 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। 5 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बहुत ही ईजी है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी जी है। किसका जन्मदिन पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को हमारे देश में महात्मा गांधी जी का जन्मदिन को क्या मनाया जाता है, नॉन वायलेंस डे यानी कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर को, ये आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके रिलेटेड बन सकता है। आई होप आपको समझा पाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1980 पर। ठीक है, 1980 पर कालिदास सम्मान की स्थापना किया गया था। यह सम्मान किस सरकार द्वारा, यानी कि एमपी सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह सम्मान की स्थापना किया गया था। ये राइटर को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, राइटरों को दिया जाता है। एमपी सरकार द्वारा यह कालिदास सम्मान स्थापित किया गया था। साहित्य में लिखन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। 1980 में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके अंतरराष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से पंडित जसराज जी, इसके बाद AR रहमान, रविशंकर एंड जाकिर हुसैन, किसको अंतरराष्ट्रीय संगीत में योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। यह क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि AR रहमान को। AR रहमान को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ऑस्कर मिला है। ठीक है, ऑस्कर मिला था और इसके साथ साथ इनको मिला था गोल्डन ग्लोब। ठीक है, गोल्डन ग्लोब मिला था, ये भी आपको याद रखना है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला था किसको, AR रहमान को। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम आगे बढ़ते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे उच्च साक्षरता दर है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 2011 के तहत। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल। केरल सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी कि 93.91% है। 93.91% ये केरला में है और केरल में ही 2011 के तहत, ठीक है, 2011 के तहत सबसे ज्यादा साक्षरता दर है या फिर लिटरेसी रेट है। इसके बाद हमारे देश में मिजोरम, ये भी आपको याद रखना है, मिजोरम नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड में आते हैं, फर्स्ट केरल आते हैं। ठीक है, फर्स्ट केरल आते हैं एंड सेकंड मिजोरम आते हैं। यहाँ पर मिजोरम सेकंड में आता है। सो ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। आपको इस चैनल पर रेगुलर डेडिकेटेडली हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं आपके लिए। सो कुछ तो बनता है ना हमारे लिए भी। जरूर आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूड इन द पंचनद, यानी कि पंचनद जो होता है पंचनद में शामिल नहीं है, नीचे दिए गए कौन सा रिवर। पहले हम जान लेते हैं कि पंचनद होता क्या है। पंचनद होता क्या है? पंचनद ये है कि 5 नदी, 5 रिवर ये एक साथ पंचनद कहा जाता है। ठीक है, 5 रिवर को पंचनद कहा जाता है, लेकिन किस 5 रिवर को पंचनद कहा जाता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो व्यास है इसको भी पंचनद में आता है, सतलुज और इसके बाद रवि, ये तीनों नदी पंचनद में आते हैं, और इसके साथ साथ और 2 आते हैं जो है झेलम और इसके साथ है चेनाब, ये भी आपको याद रखना है। चेनाब ये भी पंचनद में आते हैं, ये दोनों, ये व्यास, सतलुज, रवि, झेलम और चेनाब ये पंचनद में आता है, यानी कि इंदस ये पंचनद में नहीं आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंदस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचनद में शामिल नहीं होते? इंदस ये पंचनद में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पंचनद में नीचे देखे कौन सा शामिल होता है, तो उस ऑप्शन पर हो सकता है कि व्यास दे दे, यहाँ पर सतलुज दे दे, या फिर रवि दे दे, या फिर चेनाब दे दे। ठीक है, चेनाब दे दे या फिर आपका झेलुम दे दे। सो जो भी दे आपको वो याद रखना है, पंचनद में कौन सा शामिल है, और सिंधु जो है ये पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द वेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्डर टू डैश, यानी कि इस क्वेश्चन पर पूछा है कि पौधों के बीच की नग्न भूमि को कार्बनिक पदार्थ के परत से ढकने की विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बनिक जो पदार्थ की परत को ढकने के लिए जो यूज किया जाता है, जो विधि यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्चिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मल्चिंग कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि नारियल का बाहरी आवरण डैश उत्तर से बना होता है, यानी कि नारियल का जो बाहर का, मान लीजिए कि नारियल है, इसका बाहर में जो होता है आवरण जो होता है, ये किस चीज से बना होता है? डैश से बना होता है, यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्केलेरेंचाइमा। नाम आपको याद रखना है, यह थोड़ा क्रिटिकल है। स्केलेरेंचाइमा इसको कहते हैं, नारियल का बाहरी आवरण जो होता है इसको स्केलेरेंचाइमा कहते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। सो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोड़ा गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? किस प्रधानमंत्री की नेतृत्व में? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी की नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को इंक्लूड किया गया था। वो कब किया गया था? ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये जो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इंक्लूड किया गया था। 42वें जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ये भी आपको याद रखना है, 1976 में ये हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? Which of the following festival is celebrated in the month of August and September? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनम। ओनम ये अगस्त, ठीक है, ये अगस्त और सितंबर के बीच मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनम कहाँ का ये फेस्टिवल है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? ये केरला का फेस्टिवल है। ठीक है, केरला का फेस्टिवल है, और ये फसल के लिए, ठीक है, यह फसल के लिए मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, फसल की ग्रोथ के लिए या फिर फसल के लिए यह फेस्टिवल को मनाया जाता है। ओनम इज ए मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। सो ये आपको याद रखना है, ओनम ये अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है केरला में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। इस क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित थे? लोक नृत्य के बारे में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? यानी कि गरबा यह गुजरात से है, डांडिया रास ये भी गुजरात से है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर है विदेशिया, यह गुजरात का नहीं है, यह भी आपको याद रखना है, गुजरात का नहीं है। या फिर यहाँ पर है बिचोड़ो, ये भी गुजरात का है। सो ये तीन, डांडिया या फिर गरबा या फिर बिचोड़ो, ये गुजरात का है, लेकिन विदेशिया या गुजरात का नहीं है। यह है बिहार का एक लोक नृत्य है, ठीक है, बिहार का एक लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है, बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यह गुजरात का नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा विदेशिया इज नॉट ए फोक डांस ऑफ गुजरात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यगना को 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन में पूछा है शास्त्रीय नृत्यगना को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर वर रिवॉर्डेड इन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003? 2003 में किसको, नीचे दिए गए किसको 2003 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनल मानसिंह। ये आपको याद रखना है, सोनल मानसिंह, इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सोनल मानसिंह ये किस नृत्य करते थे, कौन सा नृत्य करते थे? ये करते थे ओडिसी, ठीक है, ओडिसी, और इसके साथ ये करते थे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम ये करते थे, ठीक है, भारतनाट्यम और ओडिसी। ओडिसी कहाँ के है? ओडिशा का है, और भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का है। ये दोनों करते थे सोनल मानसिंह, इनको 2003 में क्लासिकल डांस के लिए, कौन सा क्लासिकल डांस? वो होता है ओडिसी और भारतनाट्यम, ये दोनों के लिए इनको 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। 12 नंबर में पूछा है कि द तमिल वर्ड नुवेंदर मेंशन्ड इन द संगम पोएम्स मीन्स, यानी कि संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदर का क्या अर्थ है? मुवेंदर, ठीक है, मुवेंदर का अर्थ क्या है? तमिल वर्ड है ये, इसका अर्थ क्या बनते हैं? इसका अर्थ बनते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीन प्रमुख, ठीक है, तीन प्रमुख, थ्री चीफ्स बनते हैं। क्या वर्ड है ये? मुवेंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? यह होता है 5 इयर्स का, ठीक है। उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालते हैं ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के जो सभापति का पद है वो भी वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा का सभापति कौन है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम आगे बढ़ते हैं। यानी तो क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन में पूछा है कि स्तंभ पर सम्राट समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन है जिन्हें उनकी विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त, या आपको याद रखना है, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हिच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्त नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि समुद्रगुप्त का जो अचीवमेंट्स है वो किस पिलर में या फिर किस पिलर के इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस जो स्तंभ पर पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ। इलाहाबाद या फिर इलाहाबाद स्तंभ पर पाया जाता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सीतारामैया, ठीक है, डॉक्टर सीतारामैया, यह मध्य प्रदेश के वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला जो गवर्नर थे वो थे डॉक्टर सीतारामैया, यह आपको याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछते हैं और गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1956 से, ये आपको याद रखना है, 1956 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, यानी कि गवर्नर बना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर कब बना था? 1956 पर मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर था डॉक्टर सीतारामैया।